हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए टॉपिक लेकर आए हैं सरकार के अंग और उनके कार्य, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर फंक्शन। आपने अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान समाज विज्ञान की जो पुस्तक होती, सामाजिक विज्ञान, उसमें और उससे पहले भी आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इनमें शक्तियों का अपना एक बंटवारा होता है जिसे सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। और ये तीनों अंग सरकार के परस्पर मिलजुल कर काम करें, उत्तरदायित्व के साथ काम करें, किसी भी तरह के मनमानेपन का शिकार ना हो, इसके लिए कुछ चेक एंड बैलेंस का जो नियम रखा गया है, कुछ प्रतिबंध भी आरोपित किए गए हैं, कुछ नकेल भी कसी गई है। तो अब हम बात करते हैं सरकार के 3 अंगों की, और हम उसे भारत के संदर्भ में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवस्थापिका की। व्यवस्थापिका शब्द एक कॉमन शब्द है जिसमें जनप्रतिनिधि बैठते हैं, काम करते हैं, और दुनिया की अलग अलग व्यवस्थापिकाएं हैं, उनका अपने विशिष्ट नाम हैं। जैसे भारत में संसद कहते हैं, अमेरिका में इसे कांग्रेस कहते हैं, जापान में डायट है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट है। तो ऐसे नाम अलग अलग हो सकते हैं, काम कमोबेश यही होता है। तो व्यवस्थापिका का मुख्य काम है कानून का निर्माण करना। वो दुनिया भर की व्यवस्थापिका का ये मुख्य काम है कि अब वो व्यवस्थापिका एक सदन की भी हो सकती है और द्विसदनात्मक भी हो सकती है। यानी कि जहाँ कई जगह केवल एक सदन होता है, जिसे हम उच्च सदन कह देते हैं, कहीं ये द्विसदनात्मक भी हो सकती है कि 2 सदन हो जाएंगे, एक को उच्च सदन होगा, दूसरा निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहलाएगा। तो ये सब जगह व्यवस्थापिका का जो रूप है वो एक जैसा नहीं है, लेकिन एक जो काम है, जो सबसे प्राथमिक काम है, वो सब जगह एक जैसा है। तो व्यवस्थापिका का मुख्य काम कानून का निर्माण करना है, और ये दुनिया भर की व्यवस्थापिकाओं में ये समानता देखी जा सकती है। दूसरा जो व्यवस्थापिका का काम है वो शासन व्यवस्था के मॉडल पर निर्भर करता है। अगर शासन व्यवस्था संसदात्मक है तो व्यवस्थापिका का एक काम यह भी हो जाएगा कि वो सरकार पर नियंत्रण रखे, उसका उत्तरदायित्व तय करे। सरकार का यहाँ मतलब कार्यपालिका से है, जब हम इस पे बात करेंगे तब बताएंगे। अब सरकार पर नियंत्रण रखने का मतलब ये है कि व्यवस्थापिका के जो लोग हैं, संसद के जो लोग हैं, वो सरकार से सवाल पूछते हैं कि भाई आपने ये काम क्यों किया, इस बात में आपने क्या जो गति दिखाई है, इन लोगों की जो समस्या उठ रही है उसका आपने क्या समाधान किया। तो सरकार को बराबर ये बताना पड़ता है। आज ही जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी राज्यसभा में जो विवादित कृषि बिल है वो कानून बन गया है, पारित हो गया है। तो उस दौरान बहुत से विधायकों ने, कृषि मंत्री है जो तोमर साहब हैं, उनसे बहुत से सवाल पूछे हैं, तो उन्होंने जवाब भी दिए हैं। तो ये भी एक व्यवस्थापिका का काम है।
और ये संसदीय व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, अध्यक्षात्मक व्यवस्थापिका में जो संसद या व्यवस्थापिका की भूमिका कार्यपालिका पर नियंत्रण की है वो कमज़ोर हो जाती है, उतनी प्रभावशाली नहीं रहती। हालांकि तब भी व्यवस्थापिका के पास उपाय होता है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कि वो राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए हटा दे। अमेरिका में भी भले अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और राष्ट्रपति सीधा जनता से, सीधा तो क्या मतलब, लेकिन लगभग आप व्यवहार में यही कह सकते हैं कि जनता का सीधा नुमाइंदगी करता है, लेकिन फिर भी अगर वो मनमाना व्यवहार करता है तो अमेरिकी जो पार्लियामेंट है, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, उसके पास ये पावर होती है कि वो महाभियोग की प्रोसेस के जरिए राष्ट्रपति को पद से हटा दे। लेकिन वो एक एक्सट्रीम पावर होती है। दिन प्रतिदिन के जीवन में जो उत्तरदायित्व तय करने की शक्ति है वो व्यवस्थापिका के पास तभी आती है जब शासन का जो मॉडल है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होता है। तो ये एक दूसरा काम है व्यवस्थापिका का। एक और काम जो व्यवस्थापिका का है वो जो सर्वोच्च विधि होती है किसी भी देश का, जिसे हम संविधान कहते हैं, उसमें संशोधन का होता है। उसमें कुछ हटाना है, जोड़ना है, तो ये काम व्यवस्थापिका करेगी। जैसे भारत में, भारतीय संविधान में संसद ने 100 से अधिक संशोधन कर दिए संविधान के भीतर। संविधान में संशोधन का कार्य न तो न्यायपालिका के पास है और न कार्यपालिका के पास है। दुनिया भर में ये काम वहाँ की व्यवस्थापिका ही करती है। तो ये एक बड़ा है कि समय के साथ, क्योंकि कोई भी संविधान हमेशा के लिए नहीं बनता है, और संविधान सभा जब भी संविधान का निर्माण करती है तो वो अपनी सोच में तो उनकी कोशिश रहती है कि जितना आगे तक वो देख सकते हैं, जितनी उनमें दूरदर्शिता होती है, उस संभव तक तो उनकी यही कोशिश होती है कि व्यवस्थापिका ऐसा, जो संविधान सभा ऐसा संविधान बनाए जो लंबे समय तक समाज की जो अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उनको पूरा करती रहे, उनका प्रतिनिधित्व करती रहे। लेकिन फिर भी उन्हें मालूम होता है कि संविधान सभा में बैठे व्यक्ति भी आखिर इंसान हैं और उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने जो दस्तावेज बनाया है वो ज़मीन पर लागू हो तो वो 100% पूर्ण ही होगा या उसमें किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं की जाएगी। इसलिए हर संविधान में संविधान के भीतर ही संशोधन का प्रावधान रखा जाता है। ये चाहे अमेरिकी संविधान हो, भारतीय संविधान हो और कोई संविधान हो। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रोसेस बताई गई। तो इसी के तहत व्यवस्थापिका समय सापेक्ष बदलाव करती है ताकि संविधान है वो जीवंत बना रहे। अगर उसमें संशोधन की गुंजाइश नहीं होगी तो फिर एक समय बाद संविधान समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उनके जो प्रावधान है वो समाज स्वीकार ही नहीं करेगा। उन्हें लगेगा कि ये तो हमारी प्रगति में बाधक बन रहे हैं। इसलिए बहुत से देश हैं जिनके कुछ इस तरह से संविधान बने कि जिनमें संशोधन आसान नहीं रहा। तो अब आप फ्रांस का 5वां संविधान, अभी हमारे बगल में नेपाल है, इसने पिछले 30-40 वर्षों में कई संविधान बना लिए। हाल ही का जो संविधान है वो सितंबर 2015 में लागू हुआ है। लेकिन अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो इसमें आज 70 वर्ष से अधिक वक्त हो गया है और बड़ी खूबसूरती के साथ काम कर रहा है, अपेक्षाओं को पूरा कर रहा है और संशोधन भी हुए हैं। तो तीसरी जो बड़ी बात है व्यवस्थापिका के काम की, वो संविधान में संशोधन का कार्य है। फिर उसके बाद व्यवस्थापिका का कार्य कुछ निर्वाचन संबंधी भी है। चुनाव करना है। अब कुछ काम तो दुनिया की सभी व्यवस्थापिकाएं करती हैं, चुनाव संबंधी काम, और कुछ खास मॉडल को लेके होता है। जैसे
चाहे वो कहीं की भी व्यवस्थापिका हो, चाहे वो एक सदनात्मक हो, द्विसदनात्मक हो, हर व्यवस्थापिका अपने जो प्रमुख का, जिसे हम जैसे भारत में स्पीकर कहेंगे लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए सभापति, उपसभापति, उसमें थोड़ा चेंजेज हो जाता है। तो इनका जो चुनाव है वो प्रत्येक सदन के जो लोग हैं व्यवस्थापिका में, वो आपस में मिल के करते हैं। तो एक तो ये चुनाव दुनिया भर की व्यवस्थापिकाएँ अपने लिए करती हैं, और वो जो अध्यक्ष होता है सदन का, वो सदन को चलाता है, उसकी दिन प्रतिदिन की जो कार्रवाई होती है उसको हैंडल करता है। दूसरा जो काम होता है, जैसे हम भारत के संदर्भ में बात करें तो जो भारतीय व्यवस्थापिका है उसके पास चुनाव संबंधी काम आता है। वो राष्ट्रपति के चुनाव में उसकी भूमिका होती है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में उसकी भूमिका होती है, भाग लेते हैं। हालांकि इसमें केवल राष्ट्रपति के चुनाव में तो राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी साझेदारी निभाते हैं। तो ये काम होता है। अगर हम अमेरिका की बात करें, वहाँ अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, तो वहाँ भी अगर राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों कैंडिडेट बराबर स्थिति में आ जाते हैं, कोई नतीजा नहीं निकल पाता है, तो फिर दूसरे विकल्प के रूप में वहाँ प्रतिनिधि सभा का काम राष्ट्रपति का चुनाव करना है, और सीनेट का काम उपराष्ट्रपति का चुनाव करना है। हालांकि अमेरिकी राजव्यवस्था के इतिहास में ऐसा मौका कभी आया नहीं, लेकिन फिर भी एक हालात, एक ख़ास कंडीशन में उसे निर्वाचन की ये पावर दी गई है। और भी अगर आप दुनिया में अलग अलग व्यवस्थापिकाओं में देखेंगे तो वो किसी न किसी अलग पदाधिकारी का चुनाव कर रही होती है। तो ये काम एक निर्वाचन संबंधी काम होता है। दूसरा और जो एक व्यवस्थापिका का काम होता है कि उसका देश का जो राजकोष होता है, जिसे हम संचित निधि कहते हैं, उस पर उसका नियंत्रण होता है। संचित निधि से मतलब है कि एक ऐसा, जैसे हम सामान्यतः राजकोष कह दे रहे हैं, कि अपने यहाँ जितने भी अलग अलग विभागों की आय होती है, सरकार की जो भी पैसा टैक्स वगैरह का है, वो सारा पैसा उस कोष में जाता है, और फिर वहाँ से किस विभाग को कितने रुपए देने हैं, तो ये संसद तय करती है। संसद में बजट रखती है सरकार, जो कार्यपालिका का एक जो मंत्री होता है, जिसे हम वित्त मंत्री कहते हैं, वो एक आने वाले समय में किस विभाग को कितने रुपयों की ज़रूरत होगी, तो वो पूरा पहले अपना होमवर्क करके लाता है, और फिर वित्त मंत्री के जरिए वो जो व्यवस्थापिका में प्रस्तुत किया जाता है। और जब वो बजट रख दिया जाता है तो फिर व्यवस्थापिका उस बजट को पास करती है। तब फिर वो संचित निधि से उस विभाग को रुपए मिल पाते हैं। कटौती करने की भी जो पावर है वो व्यवस्थापिका के पास होती है। तो ये व्यवस्थापिका के जो काम हैं बेसिक रूप से। हालांकि कहते हैं कि आज के दौर में जब मीडिया आ गया है तो इसमें व्यवस्थापिका की शक्तियां हैं उसमें कमज़ोर हुई हैं, क्योंकि कार्यपालिका की शक्तियां अधिक बढ़ गई हैं। कुछ न्यायपालिका की भूमिका भी बढ़ गई है, तो उसके संदर्भ में भी ये बातें उठती हैं। और कुछ कहा जाता है कि व्यवस्थापिका का पतन हो रहा है, ख़ास तौर पे भारत के संदर्भ में भी ये बात कही जाती है। तो इसके भी अपने कुछ कारण हैं। व्यवस्थापिका का जो पतन होता है तो उसमें हम सिस्टम की तो अपनी कमियां उत्तरदायी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का जो स्तर है, राजनीतिक समझ है, सत्ता के साथ उनकी सहभागिता है, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी होती है। और पूरी जागरूकता के साथ जब हम राजनीतिक मुद्दों को नहीं समझते हैं, व्यवहार में नहीं लाते हैं, तब दिक्कतें आती हैं। व्यवस्थापिका
का पतन का या उसकी जो भूमिका में कमी की एक वजह ये बताई जाती है कि भाई न्यायिक सक्रियता हो गई है, यानी कि न्यायपालिका व्यवस्थापिका के काम देखने लगी है। हर बार नहीं देखती है, लेकिन जैसे अभी 3 तलाक का मामला न्यायपालिका में आया तो न्यायपालिका ने सरकार को निर्देश दिया कि वो 6 महीने के भीतर भीतर ये मतलब लेके आए, इस पर कानून बनाए कि 3 तलाक है वो ठीक नहीं है। ऐसे ही और भी आप इतिहास में से बहुत से मौके आएंगे जिसके ज़रिए सरकार को न्यायपालिका ने निर्देश दिए हैं, व्यवस्थापिका को निर्देश दिए हैं। तो व्यवस्थापिका को लगता है कि न्यायपालिका हमारे मामले में दखल दे रही है, लेकिन अगर हम 3 तलाक का उदाहरण ही लेते हैं तो ये न्यायपालिका को इसलिए भी अपनी भूमिका इधर निभानी पड़ रही है क्योंकि व्यवस्थापिका किन्हीं कारणों से, राजनीतिक कारणों से या वोट बैंक की राजनीति कहें, जिसके चलते व्यवस्थापिका सही समय पर सही फैसले नहीं ले पाती है बहुत से मामलों में। तब न्यायपालिका को बीच में आना पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति को जब इधर से अधिकार नहीं मिलेंगे, उसकी सुरक्षा नहीं मिलेगा, तो वो न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटाता है। एक ये भी वजह है। दूसरा, आज का जो मीडिया का दौर है, जहाँ सोशल मीडिया 24 घंटे टीवी का दौर है, तो वो टीवी पर हमेशा जो व्यक्ति छाया रहता है, वो देश का प्रधानमंत्री जो भी प्रमुख होता है, वो बराबर जनता को सीधा संबोधित करता है, वो इस जनता के प्रति सीधा जुड़ाव स्थापित कर देता है। तो फिर उसमें व्यवस्थापिका की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। आमतौर पर अगर हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में देखते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव एक पहले सांसद के रूप में होता है। अगर आज देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो बनारस से सांसद हैं, लेकिन आज के मीडिया के दौर में वो सीधा जनता से कनेक्ट है, और जब इलेक्शन में भी पहले ही ये नाम घोषित हो जाता है, तो फिर व्यवस्थापिका के द्वारा प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है या उसका जो चुनाव है, वो एक औपचारिकता बन के रह जाता है, क्योंकि जनता ने ये माना है कि हम जिसे वोट दे रहे हैं, इस चुनाव में कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है देश का। और जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो भी प्रधानमंत्री के ही नाम से वोट मांगते हैं। और बराबर जैसे आपने चुनाव में देखा होगा कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, भाजपा सरकार की बजाय मोदी सरकार जो शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो जब दल से बड़ा नेता हो जाता है, तब फिर व्यवस्थापिका की भी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। फिर वो कार्यपालिका जैसा चाहती है वैसा व्यवस्थापिका से करा लेती है, क्योंकि अधिकांश सांसद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पे जीत के आए हैं, और उन्होंने खुद चुनाव क्षेत्र में बार बार इसी बात को दोहराया। उन्होंने अपने नाम कम जपा और प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम ज़्यादा जपा। तो फिर उस स्थिति में, चूँकि प्रधानमंत्री जी हैं वो कार्यपालिका के प्रमुख हैं, हालांकि वो तो राष्ट्रपति होते हैं औपचारिक तौर पे, लेकिन सरकार का जो प्रमुख है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो फिर वो हो जाते हैं, तो फिर वो व्यवस्थापिका में वो जो चाहें वो पास करा लेते हैं। तो ये भी ये कहा जाता है कि व्यवस्थापिका इसकी वजह से भी कमज़ोर हुई है। व्यवस्थापिका के कमज़ोर होने की एक वजह ये भी रही है कि उसमें राजनीतिक अपराध से जुड़े लोग हैं, अपराधी पृष्ठभूमि के लोग राजनीति में आ जा रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें लोकतंत्र, राजनीति, इन सब की बुनियादी समझ भी नहीं है, और वो एक तरह से व्यावसायिक हित वाले लोग हैं, और ये सोचते हैं कि उन्होंने चुनाव में 2 करोड़ खर्च किया है तो उसे 5 करोड़ उसे कमाना है। तो ये सब सोच के वो इलेक्शन में आते हैं। तो फिर ऐसे लोगों से जनता के कल्याण की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर वो लोग कोई अच्छी ना तो व्यवस्थापिका में बहस हो पाती है, ना कब ऐसा लगता कि एक विमर्श का स्तर है, विमर्श का स्तर घट जाता है। और आजकल बहुत बार देखा भी जाता है कि भाई संसद में आनन फानन में विधेयक पारित करा लिए जाते हैं, विपक्ष को मौका नहीं दिया जाता। अभी जिस समय बात कर रहे हैं उस समय प्रश्नकाल को लिमिट कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें राजनीति में घटती हैं,
तो ये व्यवस्थापिका के लिए मुश्किल पैदा करती है। अगले वीडियो में हम कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।